प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपके आधुनिक भारत के घटना चक्र से लगा रहे हैं इनको। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी का जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो जो इन्होंने जो विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया था, जो एक आंदोलन चलाया था, उसका क्या लक्ष्य था? तो इनका था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। मतलब गांधी जी चाहते थे कि जो स्वदेशी उद्योग है उसको क्या मिले? प्रोत्साहन मिले। ठीक, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो तो स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे यहाँ के वर्कर वगैरह हैं उनका उद्योग चलता रहेगा। क्योंकि क्या हुआ था कि विदेशी माल की भरमार हो गई थी उस समय, और स्वदेशी जो कुटीर उद्योग वगैरह थे वो सब बंद हो गए थे। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों का माल आ रहा था उस समय इंग्लैंड से, इसलिए। उसके बाद सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो कौन किससे संबंधित हैं? तो एक बार ये देख लेते हैं कौन किससे संबंधित हैं। तो इसमें पहला जो है सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू के संबंधित है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। सरोजिनी नायडू जो थी वो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष बनी थी, और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, 1925 वाले की थी ये, कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। उसका सेकंड देख लेते हैं एम ए जिन्ना, जो मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये मुस्लिम लीग से संबंधित हैं, और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में ढाका में हुई थी। ठीक है, सलीमुल्लाह और आगा खान की थी। तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू के संबंध है, तो आपके ये लिबरल पार्टी संबंधित है तेज बहादुर। और पी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर हैं, वो आपके हिंदू महासभा संबंधित हैं। और बी डी सावरकर ने अभिनव भारत या मित्र मेला एक सभा है उसकी स्थापना भी की थी 1904 में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये इनका क्रम है जो आगे जोड़ा गया है। भारत को जो अधिकार क्षेत्र, यानी कि जो अधिकार क्षेत्र मिला था, यानी डोमिनियन स्टेट की जो बात की गई है, किस तारीख को मिला था भारत को जो अधिकार क्षेत्र मिला था वो? तो इसको देख लेते हैं। तो भारत को डोमिनियन स्टेट क्या मतलब? जब भारत स्वतंत्र होगा तभी मिलेगा। तो स्वतंत्र कब हुआ था भारत? जो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। तो 15 अगस्त 1947 को भारत को जो अधिकार क्षेत्र मिला था, यानी डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया था अंग्रेजों की तरफ से। ठीक है, अंग्रेजों की संसद थी, वहाँ से पारित करके भेजा गया था। तो माउंटबेटन योजना के आधार पर जो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया था, और तथा 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति मिल गई थी। तो 18 जुलाई को इसे स्वीकृति मिल गई थी किससे? संसद से, अमेरिकी वो से, इंग्लैंड की संसद से। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमेनियम, एक पाकिस्तान और एक भारत, इसमें बांट दिया जाएगा। और इसी को जो भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त हो गया था। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा 15 अगस्त 1947 को 2 उपनिवेश, डोमिनियन मतलब क्या होगा? उपनिवेश। तो ये उपनिवेश का उन्होंने दर्जा दिया था। पूर्ण स्वतंत्रता तो हम लोगों ने ले ली थी, लेकिन बात वहाँ से जो पारित हुआ था वो डोमिनियन स्टेट के रूप में पास हुआ था। आगे देख लेते हैं गांधी जी की जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो गांधी जी की अगर महत्वपूर्ण शिक्षा की बात की जाए तो गांधी जी के 2 ही थी, एक तो सत्य और दूसरी क्या थी आपकी? ठीक है, इसमें अगर बात की जाए तो एक सत्य थी और अहिंसा। गांधी जी का बिल्कुल क्लियरली है, सत्य और अहिंसा, इस पर चलना। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी सत्य और अहिंसा थी। जबकि जो सत्याग्रह था, अगर सत्याग्रह की बात की जाए तो सत्याग्रह तो उन्होंने आंदोलन किया था। ठीक है, जो प्रमुख जन आंदोलन थे, जैसे पहला इनका आंदोलन कौन सा था बताइएगा आप, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, पहला आंदोलन कौन सा था जो सत्याग्रह करके इन्होंने पहला आंदोलन जो किया था? ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। आगे देख लेते हैं, आज़ाद हिंद फौज के बारे में थोड़ी सी फैक्ट देख लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था 4 जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। इस फौज का गठन था सिंगापुर द्वीप पर किया गया था। ठीक है, और सबसे पहले इसका विचार किसके आया था? तो ये कैप्टन मोहन सिंह थे। कैप्टन मोहन सिंह, इनके दिमाग में आया था आज़ाद हिंद फौज के बारे में विचार। कैप्टन मोहन सिंह ने सोचा था कि एक आज़ाद हिंद फौज बनाएंगे और उनसे अंग्रेजों से लड़ाई करके हम इंडिया को स्वतंत्र कराएंगे। तो अगर विचार की बात की जाए तो कैप्टन मोहन सिंह। 12 अप्रैल 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। तो कौन सा नगर था, मतलब किस नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो झंडा, वो है नगर या राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो अगर बात की जाए, क्योंकि जब जो अपना इंडिया है इस टाइप में, मतलब एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा सही से बना के। ठीक है, और ये आपका अंडमान निकोबार है। तो सबसे पहले जो सेना आई थी वो यहाँ मलाया से आई थी, अंडमान निकोबार। फिर यहाँ से इन्होंने ये चढ़ाई स्टार्ट की थी। ठीक है, म्यांमार होते हुए आए थे। तो किस नगर में इन्होंने सबसे पहले जो झंडा सुभाष चंद्र बोस ने किस नगर में फहराया था झंडा? तो बात की जाए तो यहाँ पे सबसे जो किनारी वाला नगर था वो मणिपुर था। मणिपुर मतलब राज्य जो है, तो भारत की मुख्य भूमि पर सर्वप्रथम जो INA यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो मोइरांग करके नगर है में कर्नल शौकत उल्ला मलिक द्वारा 14 अप्रैल 1944 में अपना झंडा फहराया गया था। यह नगर वर्तमान में मणिपुर राज्य में है। तो उधर से घुस रहे थे ये, म्यांमार की तरफ से घुस रहे थे, इसीलिए क्या है मणिपुर वहाँ बिल्कुल नज़दीक में पड़ता है, तो वहीं से आया था। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था?
तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक की अगर बात की जाए तो ए ह्यूम थे। इसके स्थापना कब की गई थी? 1885 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, लेकिन ये कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। ए ह्यूम अगर क्वेश्चन आए तो ये कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे। और जो पहला था उसके थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो पहले अध्यक्ष बने थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे 1916 में। तो इसमें बताया गया कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो एक दूसरे के निकट आ गए थे वो हुआ था लखनऊ में अधिवेशन। ठीक, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसमें क्या हुआ था? नरम गरम दल और भारतीय मुस्लिम लीग तीनों एक साथ में आ गए थे, ये था लखनऊ अधिवेशन में। ठीक, 1916 में एक जो हुआ था मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौते में एक दूसरे के निकट आ गए थे। उसका नरम गरम दलों के बीच जो फूट कहाँ और किस पक्ष में पड़ी थी? तो अगर फूट की बात की जाए नरम और गरम दल में, तो ये हुआ था आपका सूरत में। सूरत में फूट पड़ी थी 1907 वाले में। 1907 में जो सूरत में हुआ था कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में फूट पड़ गई थी। इसमें क्या हुआ था? जो रास बिहारी बोस थे, उसमें अध्यक्ष बना दिया गया था इनको, रास बिहारी बोस को। जब रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बना दिया गया तो दोनों में फूट पड़ गई। नरम दल और गरम दल के बीच जो फूट 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी, इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। और 1916 में जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, इसमें तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से दोनों धड़े फिर एक बार पुनः जुड़ गए थे। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, जो मैंने ऊपर बताया था। आगे देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? तो अब पता है आपको, जलियांवाला बाग जो हुआ था वो जनरल डायर ने करवाया था। ठीक है, और जनरल डायर को किसने मारा था? जनरल डायर को मारा था बाद में ऊधम सिंह ने इंग्लैंड में मार दिया था जनरल डायर को। तो एक बार देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हादसे में कौन था? जनरल डायर। और ये घटना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 13 अप्रैल, बहुत बार पूछा गया, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है, जलियांवाला बाग बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग में एकत्र जो नियत्ती भीड़ थी उस पर जनरल डायर ने क्या किया था? गोलियां चलवा दी थी। उसमें करीब 1000 लोग जो सरकारी रिपोर्ट थी उसके हिसाब से मारे गए थे। आगे देख लेते हैं, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए थे? तो इसमें क्या हुआ था? जब आया था साइमन कमीशन 1928 में। ठीक है, 1928 में आया था, तो उसका विरोध कर रहे थे ये लाला लाजपत राय। ठीक है, उसका पूरे ऑल ओवर इंडिया विरोध हो रहा था, लेकिन वहाँ पे जो अमृतसर में ये लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे। और इन पे आपका सांडर्स ने यहाँ पे क्या करवा दी थी? यहाँ पे लाठी चलवा दी थी, इन पे लाठीचार्ज करवा दिया था और इनके सर में लाठी लग गई थी, और जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी बाद में। तो ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो अधिवेशन था 1924 में, तो गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता पूछा गया है कि किसकी अध्यक्षता की थी, किस अधिवेशन की? तो एक बेलगांव में अधिवेशन हुआ था। बेलगांव कर्नाटक में एक जगह है बेलगांव, वहाँ पे 1924 में गांधी जी केवल एक ही बार अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। आगे देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने सन 1930 ईस्वी में सिविल अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं इसको, सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो अगर बात की जाए कहाँ से आरंभ किया था, तो उन्होंने क्या किया था कि जो साबरमती आश्रम से और ये दांडी चल के गए, दांडी जब पहुँचे थे इन्होंने यहीं पे क्या हुआ था? नमक कानून को तोड़ा था और वहीं पे इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ चल के गए थे। 24 दिनों की यात्रा, 390 किलोमीटर की यात्रा की थी। गुजरात के नवसारी जिले में स्थित, जहाँ पहुँचे 6 अप्रैल को इन्होंने स्टार्ट किया था। 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक कानून को भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत की थी। आगे देख लेते हैं, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसको स्टार्ट करने के लिए क्या मुख्य कारण था? तो इसमें क्या हुआ था? जब क्रिप्स मिशन की जो असफलता हो गई थी, क्रिप्स मिशन की विफलता, मतलब क्रिप्स मिशन को मानने के लिए ना तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तैयार थी और ना ही मुस्लिम लीग तैयार था। तो जब विफल हो गया ये क्रिप्स मिशन, तो इसके बाद क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी, तो कांग्रेस ने फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था 1942 में। ठीक है, आगे देख लेते हैं, क्रिप्स मिशन की विफलता के अंततः भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालिया जो टैंक में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ये कहाँ से हुआ था? बम्बई से स्टार्ट हुआ था। एक ग्वालिया टैंक है, वहाँ से अखिल भारतीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। जिसमें वर्धा में इसमें ऑलरेडी प्रस्ताव पारित कर दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई थी। उसमें 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था और 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ कर लिया गया था। और फिर क्या हुआ? उन्होंने 0 आवर के तहत सबकी गिरफ्तारी कर ली थी उसी दिन की। आगे देख लेते हैं एक बार,
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था उस समय समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो क्या हुआ था जब भारत छोड़ो आंदोलन, तो उसमें अंग्रेजों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। ठीक है, तो बहुत सारी जगह क्या हुआ था, अंग्रेजों का आधिपत्य जो था खत्म हो गया था। तो कुछ सरकारें स्थापित हो गई, तो लोकल गवर्नमेंट लोगों ने अपनी स्थापित कर ली थी। तो वही हैं समानांतर सरकारें जो थी वो कहाँ कहाँ स्थापित की गई थी, कहाँ किया गया था? तो ये है बलिया। बलिया वैसे सतारा और कई जगह की गई थी, लेकिन इसमें बलिया में भी की गई थी। जो ऑप्शन है उसके हिसाब से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई क्षेत्रों में समानांतर सरकारें स्थापित हो गई थी, जिसमें बलिया उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों में जहाँ एक समानांतर सरकार का गठन किया गया था। यहाँ की सरकार का नेतृत्व जो था चिट्टू पांडे ने किया था। बलिया के अतिरिक्त बंगाल के ताम्लुक, महाराष्ट्र का एक सतारा जगह थी वहाँ पे, व उड़ीसा के तलचर में भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें गठित की गई थी। आगे देख लेते हैं पूर्ण जो स्वतंत्रता थी कि शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो अगर बात की जाए कि पूर्ण स्वतंत्रता की जो शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी, तो ये पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली गई थी आपके लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, जो कांग्रेस का जो था 44वां अधिवेशन था। ठीक है, जो 29 से 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो उसमें पूर्ण स्वतंत्रता की ही बात की गई थी, अध्यक्षता जो लाहौर में हुआ था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 31 दिसंबर को 1929 की अर्धरात के समय जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पे क्या हुआ था, स्वतंत्रता घोषित तिरंगा झंडा फहराया था। और यहीं से एक वो लिया गया था कि जो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो निश्चय था वो यहीं पे किया गया था। तो उसी समय से अभी तक जो मनाते हैं हम लोग, जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं वो 26 जनवरी को। तो इसी समय की बात है, 1929 वाले अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 से मनाया जाना स्टार्ट किया जाता और तब से मना रहे हैं कंटिन्यू। दी गई घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लगाएं। तो कौन सी घटना किस कालक्रम में हुई है ये आगे पीछे करके लगाना है। अब जैसे सिपाही विद्रोह की बात की गई है, उसके बाद वास्को डे गामा 1498। ठीक है, उसके बाद बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत जो की गई थी 1526, और सिपाही विद्रोह का था 1857 ईस्वी थी। ठीक है, तो अब मिला लो कौन सा सबसे पहले है? तो सबसे पहले हो जाएगा वास्को डे गामा वाला, फिर तीसरा यानी कि 231 हो जाएगा, 231 ईयर। देख लेते हैं एक बार इसको 231 को, इसमें दिया भी वही है, सेम टू सेम ही दिया गया है। ठीक है, बताई दी हमने सन ऊपर। स्वतंत्र भारत के निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो बताया था हमने कि जो सरोजनी नायडू थी, उन्होंने क्या किया था 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और सरोजनी नायडू ही पहली महिला थी जो राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, तो श्रीमती सरोजनी नायडू। और ये उत्तर प्रदेश की बनी थी, उत्तर प्रदेश जो तत्कालीन उसमें संयुक्त प्रांत था उसकी बनी थी। 1947 से 1949 तक रही थी सरोजनी नायडू। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। तो जब चौरी चौरा कांड हुआ था उसके बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? जब चल रहा था आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय चौरी चौरा की घटना हो गई थी, आपको पिछले वीडियो में बताया था मैंने। और ये घटना हुई थी आपकी 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। ठीक है, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हो गई थी। इसमें क्या किया था, एक भीड़ थी गोरखपुर के पास में, चौरी चौरा एक जगह है, वहाँ पे क्या हुआ था, एक भीड़ ने क्या हुआ था 22 पुलिस वालों को थाने में बंद करके और जिंदा जला दिया था। ये घटना बोली जाती है, चौरी चौरा एक जगह है वहाँ पे, तो इस घटना को चौरी चौरा कांड बोला जाता था। इसके बाद क्या हुआ था, गांधी जी बहुत ही उनका मन व्यथित हो गया और उन्होंने क्या किया कि जो आपका सहयोग आंदोलन चल रहा था वो उसको स्थगित कर दिया था। ये था। आगे देख लेते हैं क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो अब क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन। ठीक है, स्टीफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था क्रिप्स मिशन। भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु आया था 1942 में, भारत आया था। और क्रिप्स मिशन जब असफल हो गया था तो उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद। आगे देख लेते हैं 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1939 की बात की जा रही है। ठीक है, 39। अब क्या हुआ, इसमें इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था। ठीक है, ये कौन से अधिवेशन की बात की जा रही है? त्रिपुरी अधिवेशन की बात की जा रही है। ठीक है, त्रिपुरी संकट के नाम से इसको बोला जाता था। ठीक है, पहले हरिपुरा में बन गए थे, पहले हरिपुरा हुआ था 1938 वाला, तो उसमें क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस बन गए थे। फिर री अगेन हुआ था त्रिपुरी में, तो त्रिपुरी में क्या हुआ, तो पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो आपके गांधी जी के फेवरेट थे,
तो जब पट्टाभ सीतारामैया को हरा के सुभाष चंद्र बोस जब अध्यक्ष चुने गए तो गांधी जी हो गए गुस्सा। तो गुस्सा हो गए तो फिर क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं अध्यक्ष बनूंगा ही नहीं, और इन्होंने चले गए। ठीक है, उसके बाद फिर बनाया गया था आपका राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया था इस अधिवेशन का। आगे देख लेते हैं। त्रिपुरी में 1939 सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी जो समर्थित गांधी जी ने इनका समर्थन किया था, पट्टाभ सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया था। लेकिन गांधी जी के असहयोग के कारण क्या हुआ था, 1939 में इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बना दिया गया था। और फिर इन्होंने क्या किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक जो था आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में इसकी स्थापना कर दी थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आगे देख लेते हैं। अब इसमें पूछा गया कि कौन व्यक्ति था जो गांधी से दक्षिण अफ्रीका मिलने आए तो आया था। तो गांधी से दक्षिण अफ्रीका मिलने के लिए आए थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो इनके राजनीतिक गुरु भी थे। किसके? राजनीतिक गुरु थे आपके गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और ये आप इनसे मिलने गए थे, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने गए थे। आगे देख लेते हैं। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो अभी तो बताया था इनको कि राजनीतिक गुरु इनके थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका में भारत लौटने पर गांधी गोखले के संपर्क में आए और इनके प्रभाव में आकर ही गांधी जी ने स्वयं को भारत में सक्रिय राजनीति से जोड़ा था। ठीक है, तो गोखले ने ही गांधी जी को ये सक्रिय राजनीति से जुड़वाने में मदद की थी। आगे देख लेते हैं। जो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, और ये 1905 में की थी। भारत सेवक समाज या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे यानी महाराष्ट्र में 1905 में की थी। आगे देख लेते हैं। पूना जो समझौता हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था? तो पूना समझौता जो 1932 वाला था, ये क्या हुआ था, जो सांप्रदायिक पंचाट निकाला था उस समय, सांप्रदायिक पंचाट निकाला था, उसकी वजह से क्या हुआ गया था कि ये जो आपके हरिजन थे, ठीक है, हरिजनों को अलग से वोटिंग का अधिकार मिल गया था। ऑलरेडी मुस्लिम को मिल ही रखा था, अब हरिजनों को मिल गया, तो उससे क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा विपत्ति की स्थिति एक क्रिएट हो गई थी। उसकी वजह से क्या हुआ था, पूना समझौता किया गया था। तो पूना समझौता जो हुआ था वो आपका गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था, भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था। यद्यपि इस पर गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे। गांधी जी उस समय क्या थे, जेल में थे। गांधी जी ने स्वयं तो हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि इस पर अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। जो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हस्ताक्षरित इस समझौते में जो दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल जो था के स्थान पर सामान्य वर्ग के तहत ही सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई थी। तो गांधी जी ने कहा था हम आपको सीटें दोगुनी दे देंगे, लेकिन आप क्या हुआ कि पृथक निर्वाचन नहीं करवाइए, क्योंकि इसमें अलग निर्वाचन की प्रणाली कर दी गई थी ऑलरेडी मुस्लिम की तरह, इसलिए हुआ था।